हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग हमारी पिछली क्लास पर चर्चा कर रहे थे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि अपवाह तंत्र क्या होता है, जल ग्रहण चक्र क्या होता है, जल विभाजक रेखा क्या होती है। इसके अतिरिक्त भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को हमने किन आधारों पर विभिन्न भागों के अंतर्गत बांटा गया है। जैसा कि हमने जाना था कि भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को हमने दो भागों के अंतर्गत बांटा था, हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों को भी हमने अध्ययन के लिए तीन भागों में बांटा था, तीन मुख्य नदी क्रम के अंतर्गत, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसी प्रकार से हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती, इन नदियों के सिस्टम के अंतर्गत हम इन्हें पढ़ते हैं, इनका अध्ययन हम करते हैं। हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं और वो विभिन्न जो अपवाह क्रम रखती हैं उनके बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो उद्गम कैलाश श्रेणी के अंदर चोमो युंगडुंग हिमानी से होता है। ये यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर के तिब्बत के अंदर सांगपो के नाम से प्रवाहित होती हुई आती है और ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर ये लोहित नदी इसके अंतर्गत आकर के मिलती है, उसके बाद असम में ये जब प्रवेश करती है तो वहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में प्रवाहित होती हुई जब ये बांग्लादेश की ओर प्रवाहित होती है तो यहाँ पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और जब गंगा इसके अंतर्गत आकर के मिल जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और फिर ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो इसका जो कुल लंबाई है वो तो ब्रह्मपुत्र नदी की है 2580 किलोमीटर, लेकिन इसका थोड़ा भाग ही भारत के अंतर्गत प्रवाहित होता है। चूंकि ये बड़ी लंबाई या बड़ी दूरी तय करके भारत में प्रवेश करती है, इसके कारण से इस नदी के अंदर अवसाद की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से इस नदी में जरा सा भी अवरोध आने पर मिट्टी के जो ढेर हैं वो इकट्ठे होकर के एक द्वीप के रूप में बदल जाते हैं। माजुली जो द्वीप है वो इसी प्रकार से बना हुआ द्वीप है और वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसी प्रकार हम बात करें कि अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है इसे हम दो भागों के अंतर्गत बांटते हैं। एक तो आता है बंगाल की खाड़ी का क्रम, दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं अरब सागरीय क्रम। हम जैसा कि जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है, यानी कि ये जो पठारी भाग है प्रायद्वीपीय पठार, इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर होने के कारण से अधिकांश नदियों का उद्गम भले ही पश्चिमी घाट के रूप में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये नदियां बड़ी दूरी तय कर करके ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई आती हैं। तो इसका कारण यही है कि इस प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, जिसके कारण से यहाँ पर हमें बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम दिखाई देता है। वहीं इसके साथ साथ इसके अंतर्गत हमें अरब सागरीय अपवाह क्रम भी हमें यहाँ पर दिखलाई देता है, जिस क्रम की दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां दरार घाटी में से प्रवाहित होने के कारण से तीव्र गति से बहती हुई ये अरब सागर के अंतर्गत आकर के मिल जाती हैं और तीव्र गति होने के कारण से यहाँ पर मिट्टी का निक्षेप नहीं हो पाता, जिसके कारण से ये डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती, उसके स्थान पर ये एस्चुरी का निर्माण करती है। वहीं बंगाल की खाड़ी की ओर जो प्रवाहित होती है नदियां, ये लंबी दूरी तय करके अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी बहा करके लेकर के आती हैं, जिसका निक्षेप करने से ये यहाँ पर विस्तृत डेल्टाई मैदानी भागों का निर्माण करती है। तो बंगाल की खाड़ी की जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं, ये विस्तृत डेल्टाई मैदानों का निर्माण करती हैं। वहीं अरब सागर में गिरने वाली नदियां तीव्रगामी होने के कारण से डेल्टा के स्थान पर ये एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब इन्हीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम
अरब सागरीय क्रम के अंतर्गत जो नदियां प्रवाहित होती हैं, नर्मदा और ताप्ती, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद में हम पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर जो प्रवाहित होती हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक के निकट से होता है। ये 1312 किलोमीटर की लंबाई में मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर के अंदर गिरती है। ये नदी दरार घाटी में से प्रवाहित होकर के निकलती है। अमरकंटक में ये कपिलधारा और भेड़ा घाट के निकट ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। इसी प्रकार ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश में बैतूल के पास से निकलती है, और 724 किलोमीटर की लंबाई में मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रवाहित होती हुई ये भी अरब सागर के अंदर गिर जाती है। यह नदी भी दरार घाटी में से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां ऐसी हैं भारत की जो कि दरार घाटी में से प्रवाहित होती हैं, और ये पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, और ये नदियां डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों में महानदी है, जिसका कि उद्गम छत्तीसगढ़ के अंदर सिहवा से माना जाता है। ये 885 किलोमीटर की लंबाई में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। इस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके अतिरिक्त गोदावरी जो नदी है ये दक्षिण भारत की अर्थात प्रायद्वीपीय पठार की ये सबसे लंबी नदी है, जो कि महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रैंबक की पहाड़ियों से निकल करके 1465 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी की ओर प्रस्थान करती है। इस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। 1400 किलोमीटर की लंबाई में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से ये प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक में कुर्ग से निकल करके 805 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से गुजर करके शिवा समुद्रम और रंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती हुई ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिर जाती है। यहाँ पर हम एक बात ये जरूर ध्यान रखें कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सामान्यतः मौसमी नदियां मानी जाती हैं। इनमें वर्षा काल के दौरान जल की मात्रा अधिक रहती है, वो शेष समय पर इनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं उन नदियों में चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, दामोदर, स्वर्णरेखा, जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, नर्मदा या ताप्ती, उन सब में सर्वाधिक मात्रा में जल कावेरी नदी के अंतर्गत प्रवाहित होता है, कावेरी नदी में मिलता है। उसका कारण यह है कि कावेरी नदी को जल प्राप्ति दो प्रकार से होती है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में प्रवेश करता है उससे भी ये कावेरी नदी अपना जल प्राप्त करती है। उसके अतिरिक्त जब उत्तर पूर्वी मानसून भारत में से होता है तो भी वो अपना जल जो उसका प्राप्त होता है वो भी कावेरी नदी के अपवा क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो ये दोनों मानसून में, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, इन दोनों मानसून कालों में वर्षा का जल प्राप्त करने के कारण से कावेरी नदी के अंदर जल की मात्रा अधिक रहती है। वहीं इस नदी के जल का भी सर्वाधिक उपयोग कृषि की दृष्टि से किया गया है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में से प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से दामोदर नदी जो है वो झारखंड में पलामू से निकलती है और 543 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरती हुई हुगली नदी के अंदर मिल जाती है और बाद में ये गंगा में समाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी की ओर गिर जाती है। इस नदी को पूर्व में बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि ये विनाशकारी बाढ़ें लाया करती थी, किंतु दामोदर घाटी विकास निगम के कार्यरत होने से इस पर विभिन्न प्रकार के बांध और बिजली घर बनने के बाद से इस नदी का जो बाढ़ के रूप में, अभिशाप के रूप में जो इसे जाना जाता था, वो अब वरदान बन गया है। इसी प्रकार से स्वर्णरेखा जो नदी है वो झारखंड राज्य में रांची के निकट से निकलती है और 395 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी की ओर प्रस्थान करती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि भारत में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं उन नदियों को हम दो मुख्य क्रमों के अंतर्गत बांटते हैं,
हिमालय की क्रम की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और हिमालय क्रम की नदियों को हमने मुख्य नदियों के आधार पर 3 भागों में बांटा है, और वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हमने विभिन्न प्रकारों से अलग अलग जो मुख्य नदियां हैं उनके नाम के आधार पर हमने उन्हें अलग अलग भागों के अंदर बांटा है। भारत के अपवाह प्रणाली की एक विशेषता और ये पाई जाती है कि यहाँ पर आंतरिक अपवाह क्रम भी पाया जाता है, अर्थात यहाँ के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ का जल न तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है और न ही अरब सागर की ओर जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर आंतरिक अपवाह तंत्र भी विकसित हुआ है। और इसके अंदर विशेष रूप में थार का जो मरुस्थल है उसका क्षेत्र शामिल है, और घग्गर इस क्रम की सर्वाधिक प्रमुख नदी मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो विभिन्न भागों से होती हुई गुजरती हैं, और उन्हें हम अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटते हुए उनका हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत की नदियों के बारे में और भारत के अपवाह क्षेत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। हम अपनी अगली क्लास के अंदर विषय से संबंधित और भी विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।